आज का ये आपका जो लेक्चर है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेटनरी इम्यूनोलॉजी। और ये पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपको स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है। अगर कोई इशू है तो ज़रा बता दें आप। होपफुली फाइल नज़र आ रही है, इसलिए ठीक हो गया। चलिए ये मैं अब ये ऑनलाइन क्लास में एक बड़ा इशू ये है कि मुझे ये हर सेकंड में कोई स्टूडेंट ऐड हो रहा है, तो हर वक्त मैं उनको अगर ऐड ही करता रहूँ तो ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम ही है कि भी मैं स्क्रीन आधी स्क्रीन तो वो कह लें ये जो साथ में पार्टिसिपेंट वाला पैनल है इसकी वजह से कवर हो जाती है। एनीवेज, वेटनरी इम्यूनोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि एनिमल में जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टडी करने में इसका रोल है। तो इससे पहले कि मैं ज़रा इम्यूनोलॉजी और इसकी डिफरेंट टर्म्स उनको डिस्क्राइब करूं, हिस्टोरिकली जो इम्यूनोलॉजी का जो कंसेप्ट है, मेडिकल इम्यूनोलॉजी का भी कंसेप्ट है, वो एक एक्सपेरिमेंट जो कि एक फिजिशियन, एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1796 में इंट्रोड्यूस करवाया एक एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने किया। उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या जी कि एक कह लें खातून या एक कह लें डेयरी मेड, उसका नाम था सारा नेम्स या नीम्स। तो वो सारा जो डेयरी मेड थी वो उसका काम ही यही था, यानी कि काऊ के साथ उसकी कह लें डीलिंग थी। तो उसको काऊ पॉक्स हुआ होगा। काऊ पॉक्स के जो ब्लिस्टर्स हैं, जो छाले वगैरह होते हैं स्किन पे, वो मतलब उसके वो बनते रहते होंगे। तो उसकी हिस्ट्री होगी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने जनाब, जो डॉक्टर हैं एडवर्ड जेनर, जो कि बाद में फेमस इम्यूनोलॉजिस्ट बने, उन्होंने उस डेयरी मेड की जो ब्लिस्टर्स हैं, वो जो छाले हैं, उनसे फ्लूइड लेके एक लड़का का नाम था 8 ईयर ओल्ड बॉय जेम्स फिप्स, उसकी स्किन में वो जो ब्लिस्टर्स हैं उनका फ्लूइड इंजेक्ट किया। तो फॉर द टाइम बीइंग लड़के को भी काऊ पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं, जो साइंस हैं, यानी कि वो ब्लिस्टर्स वगैरह वो डेवलप हुए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्सपेरिमेंटल इनोकुलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि लेटर ऑन जब उस लड़के को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जो कि ह्यूमन का वायरस है, वो जब इंजेक्ट किया गया, विरुलेंट स्मॉल पॉक्स का वायरस इंजेक्ट किया गया, तो उसको वो डिजीज़ नहीं हुई। तो सिंपल टर्म्स में कि काऊ पॉक्स की लीजन जो बनी वो डेयरी मेड की स्किन पे, उससे जो फ्लूइड लिया तो उसमें क्या होगा, काऊ पॉक्स वायरस होगा, जिसकी सिमिलैरिटी है, एंटीजेनिक सिमिलैरिटी है विद स्मॉल पॉक्स जो ह्यूमन का वायरस है। तो वो वायरस जब एक्सपेरिमेंटली लड़के को लगाया गया तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई। ठीक है, और वो इम्यूनिटी जो है उसकी क्रॉस प्रोटेक्शन थी अगेंस्ट काउपॉक्स भी और स्मॉल पॉक्स भी। तो वायरसेस में जो सिमिलरिटी थी स्ट्रक्चरली, उसकी वजह से इम्यूनिटी दोनों वायरसेस के अगेंस्ट डेवलप हो गई। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ कि अगर आप किसी भी डिजीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है उसको किसी तरह से आप एक्सपेरिमेंटली ह्यूमन को या एनिमल को इंजेक्ट करें, तो उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा एक ब्रीफ कंसेप्ट कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे ये हिस्टोरिकली स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद एक लंबी हिस्ट्री है, वो एक और साथ में मैं आपको नोट शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे तो वो पेपर में नहीं होगा, लेकिन जस्ट आप वो एक रिव्यू करें, टाइमलाइन चेक करें कि ये इनिशियल जो 1796 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसके बाद
कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट हुई, तो वो जस्ट आपने एक नज़र उसको देखना है। जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में आएगी। तो खैर इस इनिशियल एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई इम्यूनोलॉजी में वो थी लुइस पास्चर, और उसके जो कुछ कह लें डेवलपमेंट थी वो थी फाउल कॉलरा पास्चुरेला मल्टोसिडा के खिलाफ उसने वैक्सीन डेवलप की 1879 में। फिर एंथ्रेक्स के जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस ह्यूमन डिजीज़ है उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप की। फिर स्वाइन एरिसिपिलस और रेबीज, ठीक है, यानी कि कह लें कि आप रेबीज, एरिसिपिलस, एंथ्रेक्स और फाउल कलरा जैसी जो डेडली डिजीज़ हैं उनके खिलाफ वैक्सीन बनाई किसने? लुइस पास्चर ने। तो ये तो था थोड़ा सा एक आपको मैंने बैकग्राउंड बताया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनोलॉजी जी का जो कंसेप्ट है, मेडिकल इम्यूनोलॉजी का जो कंसेप्ट है, वो भी उसमें भी हमारे जो वेटनेरियंस हैं उनका एक बड़ा रोल है। एक तो स्टार्ट ही आपने मैंने जैसे बताया कि काउ पॉक्स की लियंस से ही कह लें इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट डेवलप हुआ। हालांकि वो जो डॉक्टर था वो वेटनरी डॉक्टर नहीं था, ह्यूमन डॉक्टर था। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए वेटनेरियंस आए जिन्होंने कह लें इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट बनाने में अहम रोल अदा किया। उनमें एक का नाम है पीटर डोहर्टी का। पीटर डोहर्टी जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की के वेटनरी स्कूल के कह लें ग्रेजुएट थे, उधर से उन्होंने कह लो डीवीएम किया होगा। लूपिंग इल एक शीप गोट की डिजीज़ है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका एक तो मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि ये मेरी मेरी जो पीएचडी है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में वो है ऑस्ट्रेलिया से ही है। तो जिस यूनिवर्सिटी से है, तो ये जो पीटर डोहर्टी हैं ये उधर अभी भी जिंदा हैं और उधर काम कर रहे हैं। तो इनके नाम से पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट है रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। तो पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट तो पहले बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला। तो हमारे लिए बीइंग वेटनेरियन एक कह लें ज़रा एक हम प्राइड ही फील कर सकते हैं कि भी इस आदमी ने इम्यूनोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं 1996 में आप देख रहे हैं। ये जो यार आप कहा था कि आप अपने आप को अनम्यूट ना करें। अब्दुल्ला ताहिर महमूद, ये आपको पहले कहा था कि ये आप लोगों ने काम का 1 मिनट मेरा ज़ाया कर रहे हैं आप। हाँ ये बंद हो रहा है आपका, ये ऊपर से शोर भी आ रहा है। ये अब्दुल्ला जो भी है ये खुद अपने आप को अनम्यूट कर ले, मेरी तरफ से नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं इधर से बुलाता जाए। तो ये जो पीटर डॉर्टी और एक जिंकर नेजल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स रेस्ट्रिक्शन, ये एक मेजर इवेंट होता है इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में, उसको इन्होंने डिफाइन किया। कि लेटर ऑन जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के डिफरेंट कंसेप्ट, उधर फिर एमएचसी का आएगा। तो आपने फिलहाल इतना याद रखना है कि एमएचसी का जो कंसेप्ट डिस्कवर हुआ था वो पीटर डोहर्टी, इन्होंने कंसेप्ट ये डेवलप किया था। तो तो इससे पहले आप ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अब आपको मैं एक कह लें एक ज़रा नोट शेयर करने लगा हूँ वर्ड फाइल से। तो होपफुली ये आपको एक वर्ड फाइल नज़र आ रही है जिसमें कह लें हेडिंग तो यही है हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो अगेन आपने ज़्यादा हिस्ट्री की डिटेल में लिखी हुई है, ये आपने ऐसा कुछ याद नहीं करनी, लेकिन जस्ट टाइमलाइन रिव्यू करना है। और जो याद करना है वो जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल दिखाई थी ना, और जिस एक स्मॉल बॉक्स से मैंने बताया तो उसको आपने थोड़ा सा देख लेना है कि मेजर वो ज़रा ब्रीफ हिस्ट्री है। तो एनीवेज इम्यूनिटी जो है अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इम्यूनिटी है क्या या इम्यूनोलॉजी क्या है। कि इम्यूनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ
biomedical science which deals with response of the organism, human या animal, to antigenic challenge, the recognition of self and not self. इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो रिकग्नाइज करती है कि कौन सी चीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर है वो हमारी अपनी है, हमारी अपनी अपने आप से ओरिजिनेट हुई है, और कौन सी चीज़ बाहर से आई है। तो सेल्फ के अगेंस्ट मोस्टली रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता, लेकिन जो चीज़ बाहर से आती है जिसमें डेफिनेटली एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया या और पैथोजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये और एंटीजन ये फूड आइटम भी कुछ हो सकते हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं, तो एनवायरमेंटल स्मोक वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप के कह लें जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनको सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हम जनरली हम कह देते हैं ये एंटीजन हो सकते हैं। तो सेल्फ और नॉट सेल्फ की जो रिकग्निशन है वो इम्यूनोलॉजी का एक कह लें रोल है। तो अब इम्यूनोलॉजी के अंदर डिफरेंट फर्दर टर्म्स यूज होती हैं, इम्यूनिटी, सीरोलॉजी, इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोबायोलॉजी, तो ये थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। इम्यूनिटी क्या है? इट डील्स विद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, improvement of immunizing techniques, synthetic vaccine, genetically engineered vaccine, neoadjuvants, cell-mediated immune responses। सही है। तो और फिर सीरोलॉजी क्या है कि सीरम, सीरोलॉजी फ्रॉम सीरम, ये सीरम जो कि ब्लड से हासिल होता है। तो सीरम की जो कह लें स्टडी है, सीरम के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं उनको डिटेक्ट करना यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो टेक्निक्स अगेन आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे आपके साथ से भी डिफरेंट टेक्निक्स उनकी डिटेल, लेकिन उनमें मेजर कह लें हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हैं, फिर फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स होती हैं, और फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द सीरम। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो सीरोलॉजी के टर्म्स में आते हैं। इम्यूनिटी क्या है? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना, और सीरोलॉजी स्पेसिफिकली सीरम से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं। फिर आगे इम्यूनो केमिस्ट्री और इम्यूनो बायोलॉजी, इनकी मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये टर्म्स भी यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये जस्ट एक टर्म्स हैं, ध्यान में होनी चाहिए। तो इसमें अब मेन अब फर्दर जो मेरा आज के स्टार्ट के लेक्चर का है वो है कि आपको कंसेप्ट हो कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती हैं। तो सारी इम्यूनोलॉजी में हमने बार बार इनका जिक्र करना है कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इनके डिटेल स्ट्रक्चर, इनकी टाइप्स वो आगे लेक्चर में आ जाएंगी। यानी कि एंटीजन की आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसी तरह एंटीबॉडी है इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन के भी एंटीजन इज डिफाइंड एज a substance which can stimulate an animal or human being to form proteins or immunoglobulins which are capable of reacting with it in a specific manner। तो सिंपल वर्ड में एंटीजन क्या है? एंटीजन इज a substance which can stimulate human or animal to produce immunoglobulins और प्रोटीन्स, और इन इम्यूनोग्लोबुलिन को ही बेसिकली एंटीबॉडी कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में क्या हुआ कि एंटीजन क्या है? एक सब्सटेंस व्हिच कैन स्टिमुलेट एन एनिमल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है, व्हिच कैन देन रिएक्ट विद द एंटीजन। तो एंटीबॉडी जब भी एंटीजन के अगेंस्ट इंड्यूस होंगी, प्रोड्यूस होंगी बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली फिर वो एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट भी करेंगी। ऐसा नहीं होता कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बने और फिर उस एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट ना करें, उसके साथ बाइंड ना कर दें, उसको न्यूट्रलाइज ना कर दें, ठीक है। तो ये आपस में क्या है क्या इनका अपोजिट रिएक्शन है। और फिर एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या है कि एंटीबॉडीज आर डेफिनेटली सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन्स, जैसे ऊपर लिखा है, they are protein which are produced in response to antigen and react specifically with the antigen। तो इसमें ज़रा फोकस है स्पेसिफिकली का कि एंटीबॉडी जो होती हैं दे आर वेरी मच स्पेसिफिक। अगर कहें आजकल कोविड का है ज़माना, तो कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडी हैं वो एंटीबॉडीज किसी बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह किसी बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो वायरस के अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी मच
स्पेसिफिक। तो होपफुली ये ब्रीफ सी टर्म आपके जहन में रह गई होगी। डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि एंटीजन इज ए सब्सटेंस, उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है, पैथोजन भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, और और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। लेकिन जो भी चीज़ हो एंटीजन, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर उसका जो भी हो, वो एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सके, ठीक है, और फिर उसके खिलाफ रिएक्ट कर सके। और फिर इसी तरह एंटीबॉडी दे आर ऑलवेज प्रोटीन्स, ठीक है। एंटीजन का केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी दे आर ऑलवेज प्रोटीन्स which are produced against antigen and react specifically। तो होपफुली ये एक आपको टर्म समझ आ गई होगी। तो फिर अगेन इम्यूनिटी शॉर्ट डेफिनेशन के स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन करने का जो भाई मेरे टाइम नहीं है, ये लिख दें जो अब जो भी है आपका क्वेश्चन, क्योंकि अगर क्वेश्चन लेने बैठ गया तो ये है ना, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। इधर आप क्वेश्चन लिख दें तो मैं पढ़ के उसको ड्यूरिंग लेक्चर एड्रेस कर सकता हूँ। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, आप इम्यूनिटी तो बता दिए जनरली क्या है कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन जनरली हम बोलते हैं जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन आपको इन्फेक्ट करे, तो इम्यूनिटी जो है वो और कह लें सब्सटेंसेस के अगेंस्ट भी डेवलप होती है। जैसे जैसे मैंने कहा पहले, पोलन ग्रेन होते हैं, एनवायरमेंटल और भी सब्सटेंसेस, जैसे कई लोग एग यॉक को होते हैं सेंसिटिव, तो उनमें जो एंटीबॉडी बनती है वो बेसिकली पैथोलॉजिकल रिएक्शन होता है, वो एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, वो पैथोलॉजी है, वो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे फिलहाल। तो आप इसमें आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। ये ज़रा चीज़ जो है ना शुरू में ही ध्यान में बैठा लें कि बार बार अगले लेक्चर्स में यूज़ होनी है बात कि इम्यूनिटी क्या है कि इट कैन बी आइदर नेचुरल और एक्वायर्ड। नेचुरल जो इम्यूनिटी है उसको कह देते हैं कि इट कैन बी इनेट और नॉन अडाप्टिव, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको कहते हैं अडाप्टिव। बेसिक सा डिफरेंस ज़रा इसको इधर समझ लें, रटा लगा लें कि नेचुरल का मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ नेचुरल है, कुदरती है, इनेट है, बाई बर्थ है, ठीक है। उसका उसके डेवलप होने में, नेचुरल इम्यूनिटी के डेवलप होने में एनवायरनमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है, वो बाई बर्थ ऐसे ही बनी बनाई है आपके पास इम्यूनिटी जो है, उसको हम कह देते हैं नेचुरल इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी, या वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडाप्टिव इम्यूनिटी के अपोजिट के तौर पे इसको नॉन अडाप्टिव भी कह देते हैं, ठीक है। और नेचुरल इम्यूनिटी के अपोजिट जो बात ध्यान में आए या आ जानी चाहिए वो है अडाप्टिव, जो हम अडाप्ट करते हैं जब हम एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरिया को, तो जो इम्यूनिटी अब डेवलप हो उसको कहते हैं एक्वायर्ड या अडाप्टिव। तो होपफुली ये टर्म ध्यान में रह जाएगी कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, इट कैन बी इनेट और नॉन अडाप्टिव, और दूसरी इम्यूनिटी क्या है, अडाप्टिव या एक्वायर्ड। तो नीचे इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो मैंने ये एक लाइन जो है उसको पहले ही आपको डिफाइन कर दिया कि नेचुरल इम्यूनिटी, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी जो मैंने पहले डिस्क्राइब की उसकी डेफिनेशन, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड कह लो या अडाप्टिव कह लो, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ें ये ज़रा आपने ध्यान में बैठानी हैं। फिर आगे कुछ और भी इम्यूनोलॉजी की या इम्यूनिटी की टाइप्स हैं, जैसे पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, उनको मैं ज़रा बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम ये नेचुरल इम्यूनिटी को ज़रा ये इधर से पढ़ भी लेते हैं। जो मैंने पहले बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी विच इज़ नॉट एक्वायर्ड थ्रू कंटेक्ट विद एंटीजन, यानी कि एनवायरनमेंट को एक्सपोजर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बाय बर्थ है, नेचुरल है, ठीक है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये एक मेन चीज़ याद रखनी है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक and includes barriers to infectious agents, for example skin, हमारी स्किन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स
म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती हैं, जैसे आपकी आंख है तो आंख के ऊपर जो जिसके ऊपर हमें वो झिल्ली सी नज़र आती है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, कंजक्टिवा जिसे कहते हैं। फिर ये एक कह लें स्टूडेंट है मोहम्मद सामा, उसने पूछा जी कि एवरी एंटीजन विल हैव एंटीबॉडी। तो फिलहाल आप ऐसे ही समझ लें कि भी एंटीजन हम कहते ही उस सब्सटेंस को हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं फॉरन जिनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती, तो उनको हम उनके लिए एक और टर्म बोलते हैं, उसे कहते हैं हैप्टन, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही याद रख लें, एवरी एंटीजन डेफिनेशन यही है कि जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। ऐसा सब्सटेंस जो फॉरेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन रही तो उसको हैप्टन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्दर डिटेल ये अगले लेक्चर्स में आएगा जब हम एंटीजन उसकी फर्दर करें, जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करें, उधर ही आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। फिलहाल ऐसे ही समझें कि एंटीजन होता ही वो है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। तो फिर आ जाती है बात, कह रहा था कि मैं इन नेचुरल इम्यूनिटी डिस्कस कर रहा था कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या है कि जिस ये वो डिफेंस जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसका एंटीजन से एक्सपोजर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये नेचुरल है और ये नॉन स्पेसिफिक है। तो मतलब ये चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई पैरासाइट हो, सब के खिलाफ इसका रोल है, ठीक है। नॉन, ध्यान में रखना, नॉन सॉरी नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। एग्जांपल इसकी क्या है नेचुरल इम्यूनिटी की? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बता रहा था कि आंख हो तो कंजक्टिवा है हमारा, अगर ओरल कैविटी हो तो हमारी जो उसको हम ओरल मिकोजा कहते हैं, उसके ऊपर ये जो झिल्ली सी होती है ये ओरल मिकोजा है। फिर ये एसोफेगस, इंटेस्टाइन, सबकी जो एपिथेलियम है सबसे ऊपर वाली लेयर एपिथेलियम तो म्यूकोस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी कह लें म्यूकस मेम्ब्रेन है जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी के वो दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस इनेट इम्यूनिटी। और अगर हम एक्सटर्नली देखें तो स्किन दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि स्किन है इंटैक्ट हो, अगर स्किन इंटैक्ट हो, कोई जख्म ना हो, कोई वूंड ना हो, कोई रप्चर ना आया हो, तो स्किन इटसेल्फ इज ए बिग बैरियर अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया, ठीक है। स्किन में अगर कोई क्रैक आ गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कट आ गया है, तो फिर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कैन पेनिट्रेट, ठीक है, वाया ब्लड जाके हो सकता है। तो एनीवे स्किन इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल बैरियर और इम्यूनिटी। फिर नेचुरल किलर सेल्स, ये तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर नेचुरल किलर सेल, एनके सेल भी इनको कहते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि नेचुरल किलर सेल जो है दे आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सेल जो है बॉडी के बहुत सारे सेल हैं, क्या आपको आपने पढ़े होंगे हिस्टोलॉजी में। तो हर सेल का रोल इम्यूनिटी में नहीं है, सही। तो नेचुरल किलर से खास किस्म के सेल हैं, दे आर इन्वॉल्व इन नेचुरल इम्यूनिटी। फिर फैगोसाइटोसिस विच इज मीडिएटेड बाय फैगोसाइट्स, ऐसे सेल जो कि पैथोजन वगैरह को इनगल्फ कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, तो उनको फैगोसाइट कहते हैं। और फैगोसाइट से फैगोसाइटोसिस का जो मैकेनिज्म होता है, तो फैगोसाइटोसिस इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। और ये फैगोसाइट कौन कौन से हैं वो मोस्टली तो हम न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस इसकी एग्जांपल हैं, लेकिन ये नेचुरल किलर सेल भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा लिम्फोसाइट जो हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये जो सेल हैं दे आर नॉट फैगोसाइट, ठीक है। तो फैगोसाइट से वही सेल कहते हैं जो कि एक्टिवली कैन इंगल्फ ए फॉरेन सब्सटेंस वायरस बैक्टीरिया एंड कैन डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। तो फैक्ट तो जिसमें इसे कहते हैं प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रोसेसिंग सेल या फैगोसाइट। तो अगेन इस पर भी एक लेक्चर है, वो आगे हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल। फिर आ जाता है जी इन्फ्लेमेशन एंड ए वैरायटी ऑफ अदर नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इन्फ्लेमेशन एक मेजर इवेंट है, ये अगेन अगले लेक्चर में आएगा। इन्फ्लेमेशन आम जुबान में हम ये कहते हैं सोजिश होगी, कोई भी कहने को मक्खी लड़ जाती है कोई ऐसी, ठीक है। तो उधर रेडनेस हो जाती है जो
तो उस रेडनेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो एंटीजन जो है वो प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन के अलावा पॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड भी होते हैं, ठीक है, या लिपिड और प्रोटीन का क्या क्या कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है। लाइपोप्रोटीन बैक्टीरिया की होती हैं, एलपीएस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। फिर तो कहने का मकसद है जो एंटीजन है, सॉरी जो एंटीबॉडी, सॉरी क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट ने अभी बोला कि एंटीजन सिर्फ प्रोटीन नेचर का होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एंटीजन मिक्सचर भी हो सकते हैं, ठीक है, लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो जनरली जो इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो हम प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट ही हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी नेचर कुछ और भी हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकता है वो। तो इन्फ्लेमेशन डिटेल अगेन आगे आएगी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ एक्वायर्ड व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू द एंटीजन, जो कि इन्फेक्शन एजेंट भी हो सकता है, और ये कि ये स्पेसिफिक होती है। नेचुरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय आइदर एंटीबॉडी और लिम्फोइड सेल्स। ये मेजर डिफरेंस याद रखना है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ये कैसे काम करती है, बाय डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड देन विद द रोल ऑफ लिम्फॉइड सेल। लिम्फॉइड सेल यानी लिम्फेटिक सिस्टम के जो सेल हैं, जैसे मैंने कहा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट वो सेल होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। तो बाकी जो टी लिम्फोसाइट है, इसकी बहुत सारी सब पॉपुलेशन हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतने ही कि लिम्फॉइड सेल एंटीबॉडीज के ज़रिए जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्वायर्ड होती है, अडाप्टिव होती है, और वो स्पेसिफिक होती है। और ये इम्यूनिटी एंटीजन से एक्सपोजर होने के बाद बनती है। एंटीजन को एक्सपोजर नहीं हुआ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। इसीलिए ये कोविड का कहने इशू है कि ये वायरस ह्यूमन को पहले कभी एक्सपोज हुआ नहीं, ठीक है। ये एक वाइल्ड वायरस था, वाइल्ड एनिमल जो है उनमें पाया जाता था। तो जैसे ही इसका एक्सपोजर हुआ, उसके पीछे गया था, इसके कैसे एक्सपोजर हुआ, तो क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ नहीं थी या कोई इम्यूनिटी नहीं थी, नेचुरल इम्यूनिटी। तो वो जब ये क्रॉस कर गया वायरस, तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, ठीक है। और एंटीबॉडी बनने का जो टाइम है, हफ्ते से 2 हफ्ते। उस दौरान जो भी साइन सिम्टम है, अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो डेडली कहने हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कोविड नोवल कोरोना वायरस मीन्स कि ये पहले कभी इसके साथ एक्सपोजर नहीं हुआ था, इसलिए बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी के पास ऑलरेडी नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो तो फिर क्या होता है कि लिम्फॉइड सेल होते हैं बॉडी के, बी सेल, टी सेल, वो उनके साथ इनकाउंटर होता है उस नोवल वायरस का या एंटीजन का। तो फिर वो सेल हैं जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा फर्दर पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, और ये बॉडी डिफेंस जो है वो हम इधर से भी पढ़ सकते हैं, और एक में और पीडीएफ है, एक बुक चैप्टर, उधर से भी ज़रा डिटेल में हम देखेंगे। तो फिलहाल ये क्लास आज ख़त्म करता हूँ। सीआर जो है वो आप ना अटेंडेंस लीजिए, आपने भेजनी जब आपको टाइम मिले।